नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम जो है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर आप लोग जब पढ़ लेते हो, पॉलीमर की जो अंडरस्टैंडिंग है अगर आप लोगों को हो जाती है तो उसके बाद जब आप प्रोसेसिंग करते हो या फिर आप टेस्टिंग करते हो तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि पॉलीमर से आप लोगों को पता चल जाता है कि इसकी जो मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी का आइडिया लग जाता है या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो थर्मल प्रॉपर्टी हो, चाहे मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे जौन सी भी प्रॉपर्टी हो, उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें एक बार पॉलीमर पढ़ के उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मूला है, उसके बारे में जानकारी कर लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इसलिए पॉलीमर जो सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है प्लास्टिक को जानने के लिए। तो आइए देखते हैं कि पॉलीमर होता क्या है और इसे कितने भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और पॉलीमर का मतलब ही क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर देख सकते हो और उनके अगर नोट्स लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ले भी सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों की हिंदी के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और आप चाहे साउथ से आते हैं चाहे फिर फॉरेन कंट्री से आते हैं और आप इंग्लिश में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो इंग्लिश की भी हमारे पास एक बुक पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है वो कवर की गई है। एक हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड भी पीडीएफ है, बुक पीडीएफ है, और रोटेशनल मोल्डिंग है, चाहे वो ब्लो मोल्डिंग है, इनसे रिलेटेड भी बुक पीडीएफ हमारे पास है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को मिस नहीं करना है। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम टाइम टू टाइम पे डिस्कस करते चलेंगे। मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि कौन से जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं या फिर किए जा सकते हैं, तो आप लोगों को उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या आप लोगों को तैयार करना है इंटरव्यू के लिए। तो ये कई सारे जो पॉलीमर है या मोनोमर है ये आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये अब नीचे देख सकते हो। ये पिक्चर आप लोगों को भली भांति एक बार देख लेनी चाहिए कि बात क्या चल रही है, किस चैन की बात चल रही है, किस पॉलीमर की बात चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीमर है। पॉलीमर को हम जानने वाले हैं। तो पॉलीमर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, पॉली और मर। जब हम पॉलीमर को देखते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि अगर हम एक की बात करते हैं तो या तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट बोलते हैं या फिर मोनो बोलते हैं। ठीक है, अगर हम दो की बात करते हैं तो डाई बोलते हैं, तीन की बात करते हैं तो ट्राई बोलते हैं, चार की बात करते हैं तो टेट्रा बोलते हैं और पाँच की बात करते हैं तो पेंटा बोलते हैं। जब हम इन नंबरों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, चाहे हम 10 की बात करें, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे जब बढ़ाते चले जाएंगे तो वहाँ तक हमारे पास नाम है, उन्हें हम नाम दे सकते हैं कि इसका नाम ये होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हज़ारों यूनिट की संख्या जो होती है, यानी कि सैकड़ों यूनिट की बात करते हैं, लाखों यूनिट की बात करते हैं, तो जब उनकी बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी नंबर या नाम नहीं होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो उनके जो हमारे चैन होती है, जो उसमें मोनोमर जुड़े होते हैं, उसके सामने हम क्या लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। जब हम बात करते हैं मर्स की तो मर्स का मतलब होता है पार्ट, चाहे वो सिंगल पार्ट हो सकता है। यूनिट की बात करते हैं हम, वो सिंगल यूनिट हो सकती है, या फिर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पॉलीमर को हमने डिवाइड किया पॉली और मर में, जिसका मतलब है बहुत सारी यूनिट से इसका जो मतलब है वो निकलता है। तो आज के बाद में आप लोगों को इससे कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन है वो आप लोगों को इंग्लिश में मिली है, लेकिन अगर आप इनके नोट्स अब जब लोगे, जो रजिस्ट्रेशन करा के आप नोट्स मंगाओगे, तो वहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ए सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ स्मॉल यूनिट और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमर।
ठीक है, एक सब्सटेंस ऑफ हाई मोलिकुलर, ठीक है, जब इसके बहुत सारे यानी कि सैकड़ों में या हज़ारों में या लाखों में जब इसके मोनोमर होंगे, वो एक जगह पॉलीमराइजेशन के कारण एक जगह जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो उसका जो मास हो गया वो क्या हो जाएगा, हाई मोलिकुलर मास, उसका जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तब ये मिलकर क्या बनाते हैं, लिंकिंग के द्वारा मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉल यूनिट जो होती है उन वो सारी स्मॉल यूनिट मिलकर एक बड़ी मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो आप लोगों को इसे नोट भी कर लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसमें यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर वाइट दिख रहा है, यहाँ पर रेड दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलीमर बना हुआ है ये छोटे छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। जब वो सारे के सारे मोनोमर एक जगह आए, एक जगह ऐड हुए, तो ऐड होने के बाद में हमें एक नया बड़ा जो मॉलिक्यूल्स है वो मिला, बड़ा एक कंपाउंड मिला, जिसका नाम हमने रखा पॉलीमर। अब बात करते हैं मोनोमर की। एक मोनोमर वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो मोनोमर की डेफिनेशन क्या होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। मोनोमर, द स्मॉल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर एंड दिस प्रोसेस और रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वही सेंस है कि जब छोटी छोटी जो यूनिट होती है जो मिलकर एक बड़ा पार्टिसिपेट करती है एक रिएक्शन के द्वारा, कौन सी रिएक्शन के द्वारा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। जो वो यूनिट होती हैं, जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पार्ट होते हैं, मिलकर एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यानी कि यहाँ पर 3 मोनोमर दिखाए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 3 ही मोनोमर हो। यहाँ पर एक n संख्या, n का मतलब आप 10 रख सकते हो, 20, 50, जो भी आप लोगों को, जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल आप लोगों को बनाना है वह यहाँ पर आप लोग क्या लोगे, एक n नंबर लोगे। उसके बाद में यहाँ पर एक कैटलिस्ट होता है और रिएक्शन जो कंप्लीट होती है पॉलीमराइजेशन, उसके बाद में ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ऐड हो जाते हैं और ऐड हो जाने के बाद में एक नया कंपाउंड, जो बड़ा कंपाउंड होता है वो बनता है और उसका नाम क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, मोनोमर, और ये बड़ा, जब ये चैन बन गई इनकी आपस में एडिंग होकर, तो ये एक पॉलीमर बन गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इथीन। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इथीन। ठीक है, इथीन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक N नंबर। जब हमने इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो ये क्या हो गया, ये नया एक पॉलीमर बना, जिसके बीच में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोष्टक लगे हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को बॉन्ड दिखाए हुए हैं। तो इनका मतलब है कि ये फर्दर आगे भी क्या है, जुड़े हुए हैं मोनोमर से। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये इथीन होगी, तो ये क्या हो गया, एक मोनोमर हो गया। इसके बाद में ये पॉलीथीन जो नया कंपाउंड बना, और इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, आप लोगों ने इसमें एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, जबकि CH2 बिल्कुल सेम है, कोई भी हाइड्रोजन कम नहीं हुआ, कोई भी हाइड्रोजन बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो बॉन्डिंग है, उनकी जो काउंटिंग है उसमें कमी क्यों आ गई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो होता क्या है, जब ये एक दूसरे से ऐड होंगे, मान लो कि ये एक दूसरे से, 2 यूनिट हैं, ये एक दूसरे से ऐड हुई, ये दोनों यूनिट, तो जब यहाँ पर CH2 है, CH2 यहाँ पर है, तो जब ये इससे ऐड हो जाएगी तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, इनके बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो जब मान लो, एक सेकंड रुको, ये 2 कार्बन है और ये दोनों कार्बन इन दोनों कार्बनों से ऐड होने हैं। ठीक है, जुड़ने हैं। तो जब मैंने इन्हें जोड़ा, यहाँ पर इस बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इसके पास में पहले क्या था, एक H यहाँ पर था, एक H यहाँ पर था, एक H यहाँ पर था और एक H यहाँ पर था। पहले यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें जोड़ दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें जोड़ दिया तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। 1, 2,
3 और डबल बॉन्ड 4। लेकिन जब ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से आगे फर्दर जुड़ेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसलिए हमें जो बीच का ये डबल बॉन्ड था इसे सिंगल करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ के जो डबल बॉन्ड है जब वो पॉलीमर बन जाता है तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, आ जाता है। इसलिए ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कमी हो जाती है उस बॉन्ड की। तो इस चीज़ को आप लोगों को आज भली भांति समझ लेना है कि ये बॉन्ड में कमी क्यों आती है। यहाँ पर नोट में भी डाला हुआ है मैंने, आफ्टर पॉलीमराइजेशन डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्ट इन सिंगल बॉन्ड। जो पॉलीमराइजेशन होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी, नया पॉलीमर बनेगा, तो जो डबल बॉन्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, क्योंकि इसका कारण क्या है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कार्बन होता है उसके 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी होती है 4 होती है। तो 4 की वजह से ही यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की, जो इसे क्या बोलेंगे हम, बहुलक का वर्गीकरण। जो पॉलीमर होता है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर बहुलक वर्ड आता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक ही क्या बोलता है, पॉलीमर होता है। जब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की, तो पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे हम उसे बहुलीकरण। वो सारे नोट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे जो PDF होगी। तो किन किन आधारों पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, वो ओरिजिन के बेस पर, वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसका सोर्स क्या है प्राप्त होने का, वो जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि किस रूप में वो हमें अवेलेबल होता है, प्रोवाइड हमें प्रकृति उसे कराती है। तो उसके बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 2 पर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। जो उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा पॉलीमर है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके बेस पर हम इसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और उसकी जो शेप है वो क्या है, उसके बेस पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं। थर्ड देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर। नंबर ऑफ मोनोमर के बेसिस पर भी हम इसका वर्गीकरण करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोनोमर क्या हो सकते हैं, या तो वो बिल्कुल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नंबर ऑफ मोनोमर कर रहे हैं वो कितने हैं, या फिर वो सेम है या फिर अलग अलग हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी A हो और प्लस में यहाँ पर भी A हो, ये दोनों A मिलकर एक यहाँ पर एक चैन बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये A हो और ये B हो, तो अब ये मोनोमर और ये मोनोमर दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर जो पॉलीमर बनेगा वो एक डिफरेंट होगा, ये बिल्कुल सेम नहीं होगा। उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो कुछ अलग होंगी, क्योंकि इन दोनों की जो गुण हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, विद्यमान होंगे या क्रिएट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो मोनोमर के बेस पर भी पॉलीमर का करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, टैक्टिसिटी के बेस पर करते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कंपाउंड है, पॉलीमर है, वो आइसोटैक्टिक है या फिर साइनोटैक्टिक है या फिर अटैक्टिक है। इस बेस पर भी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं हम 5वां, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या है कि जो पॉलीमर बना है उसके जो मोनोमर हैं, उसके जो एलिमेंट हैं, क्या वो वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े हैं, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हैं, या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, या फिर वो किसी और बॉन्ड के द्वारा, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसी और कौन सा फोर्स उनके बीच में अप्लाई हो रहा है, वो सारे हम देखते हैं किसमें, इंटरमोलिकुलर फोर्स में। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखने हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो इसके क्लासिफिकेशन पे नहीं था, वो हमारी इसका जो एक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, उसको देना था। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम एक एक करके इनके सोर्स को, इनके जो क्लासिफिकेशन है उन सबको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, या तो इनके नोट्स बना लीजिए, या फिर जो हमारे नोट्स हैं वो भी आप व्हाट्सअप पर
कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हो। तो आज की वीडियो हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो पूरा सब्जेक्ट है पॉलीमर का, ये हम कंप्लीट करेंगे, इसे पूरा पढ़ाएंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। तो इसे आप लोगों को अच्छी तरीके से सीखना है और पढ़ के भी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आना है। तो रोकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।